सीता की शादी सुमित से हुई थी और उसने अपने घर को अच्छे से संभाल लिया था। उसकी किसी से नहीं जमती थी, तो वो थी उसकी ननद। क्योंकि उसकी ननद को अमीरी का बहुत गुरूर था। वो आए दिन खर्चे करती, क्लब जाती और ऐश से अपनी जिंदगी जीती। एक दिन सावित्री और सीता बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी पारुल बहुत सारी शॉपिंग के बैग लेकर आती है और कहती है, मम्मी देखो, आज मैंने कितनी सारी शॉपिंग की है। वो क्या है ना, मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए थे तो मैंने सारे बदल दिए। पर बेटी, इतना खर्चा करने की क्या ही जरूरत थी। तेरे वो कपड़े भी तो ज्यादा पुराने नहीं थे, फिर तूने उन्हें खामखा क्यों ही फेंका और नए ले आई। ओफो मम्मी, आप तो जब देखो मुझे टोकती रहती हो। मैं तो चली अपने नए कपड़े ट्राई करने। पारुल ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही दिन बीतते हैं और उसे उसी की गली के लड़के अशोक से इश्क हो जाता है और वो एक दिन उससे शादी करके घर आ जाती है और उन दोनों को साथ में सीता और सावित्री देखकर हैरान रह जाते हैं। नरद जी, ये आपने क्या किया? आपने इस लड़के से शादी कर ली। आप जानती है ना, ये तो कुछ कमाता धमाता भी नहीं है, बिल्कुल नल्ला और बेरोजगार है ये। ओफो, तो क्या हुआ भाभी? मेरी माँ के पास कम पैसा है क्या? जैसे माँ मेरा खर्चा उठा रही थी, मेरे पति का भी उठा लेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक मुझे लगता था कि तूने छोटी छोटी जिद की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मनमानी करने लगेगी। तेरी ये जिद मैं नहीं मानने वाली। निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। सावित्री पारुल और उसके पति को घर से निकालने लगती है। तभी वहां सुमित आ जाता है और पारुल उसे अपने झूठे आंसुओं में फंसा लेती है, जिसके बाद में सुमित अपनी ही बहन का पक्ष लेते हुए कहता है, मेरी बहन इस घर से कहीं नहीं जाएगी। इतने समय से हमने उसे नाजों से पाला पोसा है और अब उसे किसी गरीब ससुराल में रहने के लिए भेज दें। वह यहीं अपने मायके में रहेगी। सुमित के आगे किसी की नहीं चलती, जिसके बाद में अब पारुल अपने पति के साथ में अपने मायके में ही रहने लगती है। अब पारुल के साथ साथ उसका पति भी बहुत पैसे खर्च किया करता। ये सब देखकर सावित्री और सीता दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। सीता, क्या हो गया? मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि जब से मेरी बहन शादी के बाद भी घर से नहीं जा रही, तब से तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो। अजी, शादी के बाद तो एक औरत को अपने ससुराल में रहना चाहिए ना। फिर ननद जी यूं मायके में क्यों रह रही हैं? मुझे उनका मायके में रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरी बहन के यहाँ रहने से कुछ ज्यादा ही परेशानी है। दरवाजे के पास से गुजरती हुई पारुल ये सुन लेती है और अपनी आंखों में नकली मगरमच्छ के आंसू भरकर कमरे में आती है और कहती है, मुझे तो लगता था भैया मैं यहाँ रहूंगी तो हमारा परिवार एक साथ रहेगा और हमारी खुशियां भी बनी रहेगी, लेकिन भाभी को मेरा यहाँ रहना कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रहा लगता है। मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। अरे पगली, तू जान है मेरी। तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तू मेरी इकलौती बहन है। मैं तुझे ऐसे इस घर से जाते हुए नहीं देख सकता। भैया, आप कितने अच्छे हो। खैर कोई बात नहीं, मुझे भाभी अच्छी नहीं मिली तो क्या हुआ, मेरा भाई तो लाखों करोड़ों में एक है। पारुल ये बोलकर अपने भाई को गले लगाकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। वो कभी कपड़े लाया करती तो कभी गहने, और जब मर्जी पार्लर का लंबा चौड़ा बिल बैठाया करती। ये सब देखकर सुमित्रा से रहा नहीं जाता और वो सीता के पास आती है। बहू माना, पारुल मेरी कोख से जन्मी हुई बेटी है, लेकिन उसकी हरकतें अब कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। शादी के बाद उसे अपने ससुराल में रहना चाहिए। मैं भी इसी बात के पक्ष में हूँ। भले ही वो ससुराल अमीर हो या गरीब हो, लेकिन वो तो अपने अमीर मायके को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही होगा कि पारुल यहाँ से चली जाए, वरना वो अपने घर को कभी बसा नहीं पाएगी। माँ जी, अगर मैं ये बात कहती हूँ तो सबको लगेगा कि भाभी और ननद के रिश्ते में खटास है। वो तो मेरे मुंह से कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तेरा पति तेरे साथ हो या ना हो, लेकिन तेरी सास तेरे साथ है। तुझे जो करना है कर, लेकिन मेरी बेटी का घर बसवा दे और उसे उसके मायके से ससुराल भिजवा दे। इसके बाद में सीता अब अपने कमरे में जाती है और पूरे दिन में बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में देखती है और बहुत सारे सीरियल देखती है और तरह तरह के सुझाव अपने दिमाग में बनाने लगती है। अगले दिन वो सोकर उठती ही नहीं है और जब वो उठती है
तो बाहर चली जाती है। किसी के लिए खाना तक नहीं बनाती। पारुल अपने कमरे से नहीं बाहर आती है। अरे, ये सब क्या हो रहा है? आज भाभी ने किसी के लिए खाना वाना नहीं बनाया क्या? माँ, भाभी मायके तो नहीं गई? अभी तक वो मेरे रूम में मेरी ग्रीन टी लेकर आई नहीं है। नाश्ते की टेबल पर बैठे सुमित और सुमित्रा भी सीता का ही इंतजार कर रहे थे। तभी वो आती है और उसके हाथ में खाने की थैलियां होती हैं, जिसे देखकर सब हैरान थे। अरे अरे, आप हैरान क्यों हैं? अब ननद जी अपने मायके में हैं, तो मैं भी तो अपने अमीर ससुराल में हूँ। तो मैं भी अब बेकार में रसोई में जाकर खुद को कष्ट देकर खाना क्यों बनाऊं? इसीलिए मैंने खाना बाहर से मंगवाया है। मैंने एक एजेंट को बोल भी दिया है कि हमारे घर पर 3-4 नौकर भिजवा दे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? 3-4 नौकर किस लिए? अरे जी, आप समझते नहीं हो। एक झाड़ू पोछा करेगा, एक खाना बनाएगी, एक ड्राइविंग करेगी और एक को रख लेंगे ताकि कोई भी छुट्टी करे तो वो उसकी जगह संभाल ले। सुमित्रा ये बोलती है और ये बोलते हुए वो सीता को आंख मार देती है। सीता भी समझ जाती है कि सुमित्रा उसके पक्ष में है और सुमित्रा अपनी बात को पूरा करती है। खैर सही है, जब बेटी अपने नखरों और ऐश से अपनी जिंदगी जी रही है तो वो हक तो मेरी बहू को भी है ना। लगे रहे बहू। जिसके बाद में अब आए दिन सीता बहुत ज्यादा खर्च करने लगती है, बहुत पैसे उड़ाने लगती है और घर में 4-4 नौकर भी रख देती है। ये सब देखकर सुमित को अपने ऑफिस में बैठे हुए बहुत टेंशन होने लगती है और वो खुद से कहता है, अरे बाप रे, ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग जल्दी ही सड़क पर आ जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तरकीब तो निकालनी होगी। तभी उसके कमरे में उसकी सेक्रेटरी आती है और वो अपनी सेक्रेटरी को सारी बात बताता है। तो उसकी सेक्रेटरी उसे एक आइडिया बताती है जो कि सुमित को बहुत पसंद आता है। शाम को सुमित बुरा हाल बनाकर घर आता है और उसे बुरे हाल में देखकर उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, जी, ये आपको क्या हो गया? किसने किया आपका ये हाल? हाँ बेटा, जवाब दे, क्या हो गया? तू इतना उदास क्यों है? माँ, सब बर्बाद हो गया। हमारी कंपनी घाटे में चली गई है और हम सब गरीब हो गए हैं। हम सबको रोड पर आना होगा। यह घर भी गिरवी रखने की नौबत आ गई है। भैया, आप मजाक तो नहीं कर रहे? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो इतने अमीर थे, फिर एकदम से गरीब कैसे हो सकते हैं? जब तुम लोगों ने इतना खर्चा शुरू कर दिया था तो मैंने भी अपने कई सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए और वो सारे डूब गए और उसके बाद अब हम गरीब हो गए हैं। सीता और सुमित्रा तो सुमित को संभाल लेते हैं क्योंकि वो हर हाल में उसका साथ देने को तैयार थे। लेकिन जब पारुल ये सब सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, जैसे मानो उसे कोई सांप सूंघ गया हो। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और सीता अपने घर से सारे नौकरों को निकाल देती है। सब अपना काम खुद करने लगते हैं, लेकिन पारुल का खर्चा बंद हो जाता है और उसको यही उम्मीद थी कि घर भी बिकने वाला था और गरीबी में रहने की उसे आदत नहीं थी, जिस वजह से वो अपने पति से आए दिन झगड़ने लगती है और उसके झगड़ों से परेशान होकर उसका पति भी घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद में एक दिन पारुल अपने कमरे में खुद से कहती है, सारी गलती मेरी है। मैंने अपने मायके में रहना चुना जबकि मुझे ससुराल चले जाना चाहिए था। सीता भाभी को देखो, वो भी तो भैया का साथ हर हाल में दे रही है और मेरी वजह से मेरे पति को मुझ पर गुस्सा होकर घर छोड़कर जाना पड़ा। मुझे उनके साथ ही रहना चाहिए। इसके बाद में पारुल को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपने गलत फैसले के चलते गलत इंसान से शादी की। धीरे धीरे वो अपने घर को संभालने लगती है, अपने मायके में सारे घर के कामों में हाथ बटाने लगती है। ये सब देखकर सुमित्रा और सीता को भी बहुत अच्छा लगता है। सुमित भी खुश होता है कि अब उसके घर के फालतू के खर्चे बंद हो गए हैं। एक दिन पारुल सामान बांधकर बाहर आती है और उसे देखकर सुमित्रा और सीता हैरान रह जाती हैं। अरे ननद जी, आप सामान बांधकर बाहर क्यों ले आई हैं? आप कहीं जा रही हैं क्या ट्रिप पर? नहीं भाभी, मैं घर जा रही हूँ, यानी कि अपने ससुराल। भले ही मेरा ससुराल गरीब है, लेकिन वो मेरा ससुराल है और मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है और अब से मैं वही रहूंगी। अगर मैंने उनसे शादी करके गलती की है तो या तो मैं उन्हें सुधारूंगी या खुद को। वाह बेटी, यही तो मैं तुझसे उम्मीद कर रही थी कि तेरे पिता भी पहले बहुत गरीब थे। मैंने उनका साथ दिया और वो अपने बल पर इतने अमीर हुए। मैं चाहती हूँ कि तू भी अपने पति का साथ दे और वो मेहनत से कुछ बन के दिखाए। तभी वहां सुमित आ जाता है
और सुमित पारुल को अपना बैग लिए देखकर कहता है, पारुल पगली, ये सब तो मैं नाटक कर रहा था। हम गरीब नहीं हुए हैं, तुम लोगों ने खर्चे कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिए थे, इसीलिए पैसों की वैल्यू बताने के लिए मैंने ये सब नाटक किया। भैया, पैसों की वैल्यू का तो पता नहीं, लेकिन ससुराल की वैल्यू मुझे पता चल गई है। जैसे सीता भाभी ने हर हाल में अमीरी गरीबी में आप लोगों का साथ दिया है, ऐसे मुझे भी अपने ससुराल वालों का साथ हर हाल में देना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगी। पारुल ये बोलकर सबके गले मिलकर चली जाती है। वहीं सुमित्रा सुमित के कान खींचकर कहती है, अरे बेटा, कितने दिनों से बहन फालतू का खर्चा कर रही थी तो कुछ नहीं बोला। थोड़ा खर्चा माँ और बीवी ने कर लिया तो तूने नाटक ही शुरू कर दिया। अब तुझे हम दोनों सबक सिखाएंगे। ये बोलकर सुमित्रा और सीता दोनों ही सुमित को मारने के लिए दौड़ पड़ती हैं। और उसके बाद में सीता की ननद अपने अमीर मायके को छोड़कर गरीब ससुराल में चली जाती है। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।